नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी सांसद ओम बिरला सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेश प्रस्ताव ध्वनिमत से मंजूर। सभी दलों ने किया समर्थन। ओम बिरला ने कहा, निष्पक्ष रूप से जिम्मेदारी निभाने की करेंगे कोशिश। लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर ओम बिरला को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा, नए स्पीकर के लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन का सदन को मिलेगा लाभ। विपक्षी दलों के सांसदों ने भी दी बधाई। सदन चलाने में सहयोग का दिया भरोसा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कराया परिचय। मंत्रिपरिषद में 24 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल। नवनिर्वाचित सदस्य अनुभव मोहंती और संतोष कुमार ने आज ली लोकसभा सदस्यता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के अध्यक्षों की आज बुलाई बैठक। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर होगा मंथन। आजादी के 75 साल को लेकर 2022 में होने वाले समारोहों और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के बारे में भी चर्चा की उम्मीद। क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला आज बर्मिंघम में। दोनों टीमें होंगी आमने सामने। इयान मॉर्गन और की धमाकेदार पारी की बदौलत इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 150 रन से दी मात। राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने नए स्पीकर के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका कांग्रेस समेत तमाम दलों ने समर्थन किया। जिसके बाद ध्वनि मत से बिरला को 17वीं लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। ओम बिरला को एनडीए के गठबंधन सहयोगियों के अलावा यूपीए का भी समर्थन मिला। ओम बिरला 2014 में पहली बार कोटा से सांसद बने थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में वो दोबारा कोटा से सांसद बने। 2003 से 2014 के बीच 3 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए। ओम बिरला 2004 से 2008 तक राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। Out for a single minute. अब मैं श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। जो सदस्य पक्ष में हैं वो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य पक्ष में नहीं हैं वो कृपया नहीं कहें। मेरे विचार से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और श्री ओम बिरला को इस सभा के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित घोषित किया जाता है। क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है, अतः इसके बाद प्रस्तुत प्रस्ताव निष्प्रभावी हो गए हैं। मैं श्री ओम बिरला को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
sir. Congratulations. Thank you, sir. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ओम बिरला को 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य लोकसभा की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और संसदीय परंपराओं को मजबूत करने में ओम बिरला का सहयोग करेंगे। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह अत्यंत हर्ष का और गर्व का समय है। आपको इस पद पर आसीन होते हुए देखने का। इस सदन में पुराने सभी सदस्य आपसे भली भांति परिचित हैं। विधायक के रूप में भी राजस्थान में आपने जो सक्रिय भूमिका अदा की है, उससे भी राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग परिचित हैं। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि स्पीकर पद पर आज एक ऐसे व्यक्तित्व का हम अनुमोदन कर रहे हैं, सर्वसम्मति से उनको स्वीकृति दे रहे हैं, जो सार्वजनिक जीवन में विद्यार्थी काल से छात्र संगठनों से जुड़ते हुए यूनिवर्सिटी की छात्र गतिविधि का नेतृत्व करते हुए जीवन का सर्वाधिक उत्तम समय किसी भी प्रकार के ब्रेक के बिना अखंड अविरत समाज जीवन की किसी न किसी गतिविधि से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी छात्र आंदोलन से निकल करके युवा मोर्चा के संगठन में करीब 15 साल तक जिले में, राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। मुझे सालों तक संगठन का कार्य करने का अवसर मिला है। उसके कारण मेरे एक साथी के रूप में भी हम दोनों को साथ में काम करने का अवसर मिला। और कोटा वो धरती है जो एक प्रकार से आजकल शिक्षा का काशी बन गया है। जिनके भी दिल दिमाग में कैरियर की प्राथमिकता है, वो कोटा को पसंद करता है। कोटा में रहेगा, कोटा में पढ़ेगा और कोटा से अपनी जिंदगी बनाता है। राजस्थान के कोने सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। और कोटा का ये परिवर्तन जिस नेतृत्व के सामने हुआ है, जिसके योगदान से हुआ है, जिसके इनिशिएटिव से हुआ है, वो नाम है श्रीमान ओम बिरला जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन के सामने आपका बायोडाटा पेश कर दिए हैं, तो उनसे और नया कुछ जुड़ने का जरूरत नहीं है। फिर भी कोटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा है। कोटा की कचौरी भी बहुत मशहूर होते हैं, तो आप इस हाउस को जैसे खिचड़ी ना बने, इसलिए कचौरी की तरह स्वादिष्ट कुछ हमें आप उपहार देंगे हर वक्त। ये आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है हमारा।
आप एक सोशल वर्कर तो है ही, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। इसके अलावा आप एक एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसानों की हालात बड़ी बुरी होते जा रहे हैं। हर रोज 36 किसान की खुदकुशी हो रहे हैं। तो इससे बचाने के लिए आप जरूर अपना पहल करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निर्विरोध लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर सभी दलों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो निष्पक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, सभी राजनीतिक दल के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरे प्रति किए गए आप सभी के समर्थन के लिए मैं हृदय के अंतःकरण कर से आभार व्यक्त करता हूं। इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए मैं सभी दलों का धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं माननीय प्रोटेम स्पीकर, उनकी प्रो टीम वीरेंद्र सिंह जी, सुरेश जी, मेहताब जी, ब्रजभूषण जी और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं। और संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह जी इस वक्त परिषद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अरविंद कुमार का। अरविंद कुमार जी, आज का दिन बेहद खास है ओम बिरला जी के लिए, क्योंकि आज 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष उन्हें चुन लिया गया है। हाँ, बिल्कुल अंकिता, आपने ठीक कहा। ये बहुत ही, चूँकि लोकसभा अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, और जहाँ जो है सबसे बड़ा चुनाव होता हो, उस लोअर हाउस को चलाने के लिए जिसको दायित्व दिया गया है वो इस पद पर, और वो मतलब लोगों ने भरोसा जताया। जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर के खुद जो है कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, इन सब लोगों ने भरोसा जताया है कि वो सबको साथ लेकर के सारी बातों को रख के आगे चलेंगे। और उनका एक अच्छा संसदीय अनुभव है, व्यापक अनुभव है, और विधानसभा में भी उनको अनुभव है। तो इसलिए सारे मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को समझते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अब एक विधिवत निर्वाचन के बाद जो है, अगर आप देखेंगे और स्पीकर ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, जो उसके बाद जो है अंकिता, प्रोटेम स्पीकर जो है उनका काम खत्म हो जाता है जैसे ही निर्वाचन होता है। और दिलचस्प बात यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक बताना चाहूँगा कि प्रोटेम स्पीकर तो लोकसभा में जो है आज़ादी के बाद से लगातार जब नई व्यवस्थाएं बनी हैं, जब नए चुनाव हुए हैं तो हुए ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक मौका ऐसा भी आया है जबकि राज्यसभा में भी प्रोटेम चेयरमैन एक बार बनाया गया था 1977 में, और वो व्यक्ति थे बाबू बनारसी दास। ये एक ही व्यवस्था रही है, एक ही एक ऐसा मौका है जी। तो कुल मिलाकर के वो ऐसा मौका था जबकि जो चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रभार लेना पड़ा था, और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के वो निर्वाचित हो गए थे लोकसभा के लिए। तो ये दोनों पद खाली हो गए थे, और इसलिए एक मौका आया जबकि 100वां सत्र राज्यसभा का प्रोटेम चेयरमैन के तहत चला, और ये बहुत एक दिलचस्प वाकया रहा है, और इसके पहले राज्यसभा में कभी नहीं रहा क्योंकि ये स्थायी सदन है। तो कुल मिलाकर के अब ओम बिरला जी के हाथ जो है एक बड़ा दायित्व है, और बहुत बड़ी जनाकांक्षाएं हैं, और सबको साथ लेकर के कैसे वो चलते हैं, किस तरह से जो है वो करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके जिम्मे है। और बहुत सारे काम हैं। कल से अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है जी, और उसके बाद जो है अभिभाषण के साथ ही साथ जो है कई चीज़ें आगे जा कर के आर्थिक सर्वेक्षण है, और यहाँ भी 24, 25, 26 को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के लगातार बहुत सारे विधायी मामले हैं, और दोनों सदनों में बहुत भारी भरकम एजेंडा है जी। राज्यसभा का 27 दिन का कामकाज है, और ये जो लोकसभा का 30 दिन का, जो कि अभी जो 3 दिन बीते हैं इस पूरे प्रक्रिया में। तो ये कुल मिलाकर के अंकिता एक तरह से ये जो सीमित, जिसको हम सीमित कहेंगे क्योंकि इतना काम है इस बीच में, कि उसको देखते हुए ओम बिरला जी को बहुत ज़्यादा
एक तरह से चुनौतियों के साथ बिल्कुल एक बड़ी चीजों जिम्मेदारी को और लेकर बड़ी बढ़ना है। चुनौती उनके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराया। नए मंत्रिपरिषद में 24 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश की कमान संभाली और नई मंत्रिपरिषद का गठन किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अपने आवास पर कई नए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भी आज उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सभी दलों के प्रमुखों को बैठक का न्योता दिया है। ये बैठक आज दोपहर 3 बजे संसद भवन परिसर में होगी। इस बैठक में एक देश एक चुनाव और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। दरअसल एक देश एक चुनाव के मुद्दे को बीजेपी लंबे समय से उठाती रही है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान भी इस बाबत राजनीतिक दलों में सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा के लिए आज सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। भविष्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है जिनका लोकसभा या राज्यसभा में एक भी सदस्य है। He would like to discuss about important issues including one nation, one election. बैठक में नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और शरद पवार समेत कई राजनीतिक दलों के प्रमुख शामिल होंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया है। एक देश एक चुनाव के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही तर्क दिए जा रहे हैं और राजनीतिक दलों की राय इस मामले पर बटी हुई है। लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाने चाहिए ताकि जनता के पैसे की भी बचत हो और प्रशासनिक क्षमता भी बरकरार रहे। 2009, 14, 19 we've had elections simultaneously. It's helped the state enormously because there has been a shorter model code of conduct, there has been massive cost cutting, so therefore it's been a great benefit. So Naveen Patnaik is all for it. एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क है कि इससे चुनाव प्रचार और तैयारियों में लगने वाले वक्त की बचत होगी, साथ ही चुनावी खर्चे में भी कमी आएगी। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा सकेंगी और बार बार होने वाले चुनावों पर ध्यान नहीं देना होगा। वहीं इस प्रस्ताव के विरोधियों का तर्क है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इससे स्थानीय मुद्दे चुनाव से गायब हो जाएंगे। ऐसे में आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में एक देश एक चुनाव के अलावा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों समेत कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उम्मीद जताई है कि संसद सुचारू तरीके से चलेगा। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष को समझना होगा कि बिना किसी कारण के सदन को बाधित करने से संसद के कामकाज में मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि सांसदों को संसद के आचरण संबंधी नियमों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि उनको परफॉर्मेंस के लिए भेजा गया है, न कि संसद बाधित करने के लिए। Ultimately, together we have to build the new India. The Prime Minister concept of new India is altogether different, where there should not be hunger, people should not suffer for drinking water, there should not be any law and order problem. All such new India concept which Prime Minister has conceptualized, it has to be materialized. This is what we have put before the people. Even though we have majority, I have met the floor leaders of Lok Sabha also, opposition party. That means we want to take everybody into confidence. But basically we have our agenda that we have put forth before the people. People have endorsed it. So I think Rajya Sabha will not be a problem because Rajya Sabha, it is a house of elders. They have also, I hope they have understood that people have endorsed what we are pushing the reforms, what we are pushing the bills.
It has been endorsed by the people itself. Now it is only creating a framework for that. So that I think Rajya Sabha, House of Elders will cooperate us with government. Opposition parties in Rajya Sabha will cooperate us. That is what I expect. आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं आज रात 10 बजे हमारे खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें सभी सैन्य अधिकारियों को मुफ्त राशन देने की बात कही गई थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब सभी सैनिकों को समान राशन मिलेगा। नियमानुसार पहले मैदानी क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को मुफ्त राशन दिया जाता था। दूसरी ओर शांत क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को राशन भत्ते के तौर पर प्रतिदिन 96 रुपए दिए जाते थे। ये राशि सीधे उनके अकाउंट में भेज दी जाती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में दखल दिया और इस प्रस्ताव को पास किया। और अब खबर बजट से जुड़ी खास कवरेज की। किसी भी देश की सेहत का अंदाजा लगाने के लिए कई मापदंड होते हैं। उन्हीं में से एक अहम मापदंड है जनता का स्वास्थ्य, या ये कहें कि सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ कर रही है। मोदी सरकार का इस दिशा में लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है। वो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को सन 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करना चाहती है। आइए देखते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस साल फरवरी में आए अंतरिम बजट में सरकार ने साल 2019-20 के लिए स्वास्थ्य पर 61,398 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। इसमें 6,400 करोड़ रुपए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए रखे गए थे। देखा जाए तो स्वास्थ्य पर पिछले 2 सालों में सरकार ने इतना कभी खर्च नहीं किया था। सरकार आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लागू कर चुकी है। जानकारों की सलाह है कि अगले 5 सालों में सरकार को इन योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी रूप से लागू करना होगा। Really make those expectations real, which means implementing on some of the major policy and programmatic decisions that were taken in during the last NDA regime of 5 years. The most critical of which obviously was the programmatically was Ayushman Bharat, which really has, I think, from an aspirational standpoint for 500 million people, I think it really empowers them. So for us to sort of ensure that the infrastructure, the architecture, the people, the processes are in place in order to make that happen is obviously priority, no question. सभी के लिए स्वास्थ्य के मकसद से कामयाबी पाने के रास्ते में सरकार के लिए सबसे बड़ी बाधा स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है। जानकारों की राय है कि इसके लिए हर एक जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करना होगा। साथ ही उन डॉक्टरों को और ज्यादा सुविधाएं, सहायता और प्रोत्साहन देना होगा जो गांव में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। The whole idea of Ayushman Bharat, itself is a very, very clear indication of the fact that this is important and that it needs to be obviously resourced as well. It's not just an idea. But there are important things like, for example, strengthening of, taking medical colleges, taking district hospitals, converting them into medical colleges, adding seats over there. It's a very important aspect for us, to increase capacity, right, in terms of doctors. किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसकी जनता शिक्षित और स्वस्थ हो। एक आंकड़े के मुताबिक अगर किसी देश में रहने वाले 20 से 64 साल के उम्र के लोग स्वस्थ रहते हैं तो उसका आर्थिक विकास भी बेहतर होता है। जरूरत है भारत भी इसी मंत्र को अपनाए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं खेलों की। विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोनों टीमों के बीच मैच आज दोपहर 3 बजे बर्मिंघम में खेला जाएगा। विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को पहले 3 मैचों में हार झेलनी पड़ी, जबकि एक मैच बारिश
की वजह से धुल गया और उसे एकमात्र जीत अफगानिस्तान से मिली है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड टीम एक भी मैच नहीं हारी और 3 जीत और 1 मैच रद्द होने से तीसरे स्थान पर है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेले गए मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 150 रनों से हरा दिया। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट पर 397 रनों का स्कोर बनाया। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 50 ओवरों में 8 विकेट पर 247 रन ही बना सकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।